अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। और ये नावल बाकी नावल्स की तरह नहीं है, ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं, लेकिन क्योंकि एक ही किरदार हैं उस हर कहानी में, तो आप इसको सीक्वल कह सकते हैं। ये एक ही जो है फ़नी सीरीज़ है जिसकी मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ कहानियाँ हैं, इसलिए मैं इसे अलग अलग जो है वो शेयर नहीं कर रही। जैसे बाकी नावल जो है शेयर करती हूँ वो एपिसोड 1 2 3 करके, तो ऐसे ही इसके तमाम पार्ट्स भी जो हैं एक ही सीक्वेंस में शेयर होंगे। तो एक कहानी जो इसकी मुकम्मल हो चुकी है, तो आज हम इसका जो है वो दूसरा पार्ट जो है वो शेयर कर रहे हैं। अब इसको देखते हैं ये कितनी एपिसोड में मुकम्मल होता है। तो चलते हैं कहानी की जानिब। इस कहानी की फरमाइश जो है वो हमसे की है ताबिया अज़ीज़ ने। कहानी का नाम है हमसे है ज़माना। मुसन्निफ़ा है समरा बुखारी, किस्त नंबर 3। मुझे लगता है आज का दिन ढल जाएगा, मगर ये चटनी नहीं बनेगी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, मेरा ज़ाती ख्याल भी कुछ ऐसा ही है। कूंडी डंडा लेकर चटनी पीसते हुए बज़ाहिर निढाल अशबील ने दादी के तंज को खातिर में ना लाते हुए हाँ में हाँ मिलाई थी। इतना जवान जहान और ये ज़रा सा काम नहीं होता तुझसे। जवान जहान लड़का हूँ, लड़की नहीं, इसलिए ये खाली जनाना काम मुझसे नहीं होते। ज़रा जो ज़रब शदीद लगाता हूँ, काली मिर्च उड़कर दीवार पार हमसायों के घर गिरती है। और बाकी के मसाला जात भी मुझे लगता है अब कुंडी में कम कम ही रह गए हैं। वे अशबील, वे तेरा सत्यानाश, इतनी महंगी दवाई तूने सारी इधर उधर उड़ा दी है। अब के दादी तख्ते ताउस के नीचे उतरी और कुंडी में झांका। हाँ हाँ, वे कुछ भी नहीं बचा। हकीम साहब ने पूरे 500 की दी थी। इतना कदीम, इतना नायाब नुस्खा, मेरी मत मारी गई जो तुझे इस काम पर लगा दिया। क्या ये फिर से जवान होने की दवाई थी? उसने तफ्तीशी अंदाज में उन्हें घूरा। नहीं, गधे को इंसान बनाने की दवाई थी। वो तपी बैठी थी। लो, पहले ही आबादी इतनी ज़्यादा है, अच्छा वह सारे अज्जा ज़रबे शदीद खाकर इधर उधर फरार हो गए, वरना हुकूमत ने तो आपको पकड़ कर करना था जेल के अंदर और कैदियों की कमबख्ती आ जानी थी। मैं कहती हूँ उठ और इकट्ठा कर सब कुछ। क्या दादी, कहाँ कहाँ तलाश करूँ? कुछ इधर क्यारियों में गिरे हैं, कुछ ये किचन से जाती नाली में। अब अगर निकाल कर पीस भी लूँगा तो तासीर बदल चुकी होगी। तुझे कहा किसने था कि सेहन में लेकर बैठ जा? जब बैठा था तब आपने भी एतराज़ नहीं किया। आहो, सारे कसूर मेरे ही हैं। कहाँ है तेरी माँ? उससे कहो मेरा और अपना एक एक जोड़ा इस्त्री कर ले। क्यों, आज फिर कोई कामयाब दौरा करने जाना है? हर बात की टोह में ना रहा कर, और आप भी हर बात ना छुपाया करें। मैंने कौन सा सुनकर गलत मशवरे देने होते हैं? अच्छा तो सुन ले, शादी है मुनव्वर की बेटी की, उसी में शिरकत के लिए जाना है। अब लड़की की शादी पर खाली हाथ तो नहीं जा सकते। लड़की भी वो जो रिश्ते में मेरी पोती बनती है। इसीलिए चाह रही थी मैं और शकीला बाजार जाकर 4-5 सूट ले आते। दादी, सूट तो पहले ही उस नकम्मी नालायक ने रो धोकर माँ से फरमाइशें कर करके खूब इकट्ठे कर रखे होंगे। आप ऐसा करें, इलेक्ट्रिक की कोई अच्छी सी 1-2 चीज़ें दे दें, उसके काम भी आएंगी, जहेज़ भी सज जाएगा। दादी ने चौंक कर अशबील को देखा और इस बात में सर हिलाते हुए बोली, मशवरा तो अच्छा है। कहाँ है शकीला? बुलाओ उसे, देखें वो क्या कहती है। और तू भी अपनी तैयारी रखना, हमारे साथ तुझे और जवाद ने जाना है। तैयारी सिर्फ इतनी ही हो सकती है कि हाथ मुंह लक्स साबुन से धोकर दांतों को अच्छे वाले टूथपेस्ट से चमका लें। बाकी कपड़ों जूतों के लिए तो हमारे पास पैसा नहीं है। शर्म नहीं आती वे बेहदायत इतना जवान जहान होकर दादी से मांग रहा है? अल्लाह को जान देनी है दादी, कब मैंने कुछ मांगा है? और जहाँ तक वेले निकम्मे होने की बात है, तो कोई काम करने तो दें आप। अच्छा भला इज्जतदार काम था। उसे पिछला तजर्बा याद आ रहा था। शकीला मटर की फलियों भरा शापर लिए किचन से निकली। सास उसे देखते ही बोली, शकीला, मैं सोच रही हूँ मुनव्वर की बेटी को जोड़े देने का क्या फ़ायदा? ढेरों तो बना रखे होंगे, हम कुछ ऐसा देते हैं जो आइंदा ज़िंदगी में उसके काम आ सके। अशबील ने यह सुनकर दादी की जानिब जताती नज़रों से देखा, फिर खंखारा, मगर उन्होंने सिरे से देखा ही नहीं। ए दुनिया, क्या तुझसे कहें, जा छेड़े ना हम दीवानों को। एक तो तुझे राग अलापे बगैर चैन नहीं है। उठ जा यहाँ से, हम बड़े सीरियस मसले पर बात कर रहे हैं। और जाकर ज़रा इब्राहिम को तो देख, दूध लेने गया था, लगता है भैंस खरीदने बैठ गया है। अब पता नहीं भैंस कहाँ बिकती हैं। एवं मैं जाऊँ और रास्ता ही भूल जाऊँ। 100 बहाने तेरे पास। मैं कहती हूँ उठ जा, पहले ही दवाई ज़ाया जाने का मुझे बड़ा दुख लगा हुआ है। हाय, क्या इसने गिरा दी? उसकी वालिदा शकीला बोली। गिराई नहीं, उड़ाई है। चल जा भी देख इब्राहिम को। दादी को एकदम से जलाल चढ़ा था। वो भी हाथ झाड़ता उठ खड़ा हुआ। इधर गली में कदम रखा, उधर सामने जानो जिगर को पाया। जवाद उर्फ जवादी अपनी मखसूस बेनियाजाना चाल चलता चला आ रहा था। वाह, क्या बात है मेरे यार की।
चलते हैं तो बेइख्तियार इनके पीछे नारे लगाने को जी चाहता है कि चाल भी लीडराना, चेहरा भी शाहाना। तारीफ का शुक्रिया, मगर मैं इस वक्त जवाबी कार्रवाई के मूड में नहीं हूँ। चलो खैर, मैं भी अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। बिल्ली यार, ये कौन सा महीना चल रहा है? सर्दी मनहूस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसकी वजह से ख्वामखा बेइज्जती हो रही है। सर्दी की वजह से बेइज्जती? जाने मन वजाहत कर दो तो अच्छा है, नहीं करोगे तो भी जानने के लिए एड़ियाँ रगड़ कर मर नहीं जाऊँगा। अब देखो ना, अब्बा रोज़ाना रात को गर्मा गर्म मूंगफली लेकर आ जाते हैं। सर्दी की वजह से बेहाल होता मैं खाने बैठता हूँ तो खाता चला जाता हूँ। बस इतनी सी बात, मगर अब्बा को अपना हेडमास्टर होना हर वक्त याद रहता है। चलो कोई नहीं, माँ बाप की डांट खामोशी से सहकर हम मुफ्त के सवाब ही इकट्ठे कर रहे हैं। मैं तो घर वालों को जानबूझकर चिढ़ाता हूँ। जब वो डांट टपट करते हैं तो सर झुकाकर चुपचाप सुन लेता हूँ। फिर दिल ही दिल में हिसाब भी रखता हूँ। सवाबों का ढेर लगा लिया है मैंने। फरिश्तों पर भी शक, पगले किसी को तो माफ़ कर दे। अच्छा चल छोड़, इधर खुले मैदान में चलते हैं। कमज़ोर सी धूप निकल रही है। ऐसी धूप को मैं खातिर में नहीं लाता। इससे बेहतर है हीटर लगाकर कमरे में बैठ जाएं। मगर मसला यह है बिली डियर, कमरे घर में है और मैं घर जाना नहीं चाहता, ना तेरे ना मेरे। चलो फिर आज कमज़ोर धूप ही सही। अशबील ने बाजू उसके कंधे पर रखने की कोशिश की। इंसानों की तरह चलो। जवादी को यह हरकत पसंद नहीं थी। वो दादी बता रही थी कबीर वाले में रहने वाले उनके रिश्ते के भांजे या शायद भतीजे की साहबजादी की शादी है और दादी के साथ साथ हम दोनों को भी शिरकत करना है। कर लेंगे। शिरकत करना हमारे लिए कब मसला रहा है? और तुझे तो खुशी से 2-3 साइमा सैयद नूर जैसी छलांगें भी लगानी चाहिए थी कि यकीनन ज़ेबा भी जाएगी। ज़ेबा बेगम मसरूफ़ शख्सियत हैं, वहाँ कहाँ जाएंगी? हाँ, खाला ज़किया ज़रूर जाएंगी और महबूबा की वालदा के सामने मुझे बड़ा मोहतात महज़िब रवैया इख्तियार करके अपना टाइम ख़राब करना पड़ेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो, मैंने सोच लिया, तुमने सोच लिया, एक ही बात है। ओहो, असल में मैं तो बड़ी अहम खबर के साथ आया था, तुझे देखते ही भूल गया। जवाद को कुछ याद आया, एकदम से पुरजोश हुआ। कह दो, मैं कान साथ ही लाया हूँ। कल मैं अंदरूने लाहौर गया था। उधर तो यार हलवाइयों की ये ढेरों दुकानें हैं कि मैं सोचता हूँ लोगों के दिल तो हर वक्त ललचाते ही रहते होंगे। इन आबादियों में वारदातों की शरह में जो इजाफा बताया जाता है, यकीनन उसकी वजह ये दिल को ललचाने वाली मिठाइयाँ बनाने वाले हलवाई हैं। फिर क्या हलवाइयों की अंधी मौत का प्लान बनाया है? अरे नहीं यार, हमें जराइम की दुनिया में मज़ीद खलबली मचाने की क्या ज़रूरत है? तो फिर? अशबील ने सवालिया अंदाज में उसे देखा। अब के हाथ उसके शापर पर रख दिया। जवाद ने देखा, फिर नज़रअंदाज करते हुए बोला, वहाँ पर एक पहलवान साहब हैं, दूध दही की दुकान है। सुबह मुँह अंधेरे दुकान में आते हैं और हलवा पूरी की तैयारी करते हैं। इसके साथ साथ कीमे वाले लजीज पराठे भी बनाते हैं। उनका कहना है उनका बनाया पराठा इतना हैवी और मकवी होता है कि कोई भी आज तक पूरा एक पराठा ख़त्म नहीं कर सका। अगर कोई करके दिखा दे तो 5,000 इनाम से नवाजेंगे। ये खुला खुला चैलेंज सबके लिए है। मैंने पता करवाया है और सुनने में यही आया है। दूध मक्खन से गूंधे आटे से बना, कीमे और मसालों से सजा, देसी घी में तला ये पराठा वाकई बहुत हैवी होता है और पहलवान साहब को इस पर बड़ा फ़ख्र है। फिर क्या तरकीब पूछनी है उनसे? उसमें तो कोई मुश्किल नहीं। सरगी सवेरे जाकर उनकी दुकान के आले दुआले छुप जाएंगे। जब जब वो उस शैतानी पराठे पर काम करेंगे, देखते और नोट करते जाएंगे। हमें क्या ज़रूरत है इतने स्यापे की? मैं सोच रहा हूँ ये शर्त जीतकर 5,000 हासिल करने चाहिए। जवादी, तुम बहुत खाते हो, मगर यार इतना भी मान मुनासिब नहीं। बिली, मैं तुमसे कम खाता हूँ, ये नोट कर लो। और मैंने जो तरकीब सोची है उस पर अमल करके हम बगैर खाए भी शर्त जीत सकते हैं। और जब दोनों रेलवे लाइन के करीब खुले मैदान में आ गए, जवादी ने अपनी तरकीब अशबील के गोश गुजार कर दी। सुनकर आंखें चमक उठी। बेइख्तियार ज़हीन व फतीन शख्सियत को गले लगाया और बोला, फिर भी कहता है सर्दियाँ बुरी हैं। मैं तो कहता हूँ सर्दियाँ आएँ, जम जम आएँ। अगले रोज़ दोनों पहलवानों की दुकान के थड़े पर मौजूद थे। चैलेंज कबूल कर लिया गया था। पहलवान साहब तंजिया मुस्कुराहट के साथ इस्बात में सर हिला रहे थे और यहाँ मौजूद हाजरीन उन्हें इस खेल से बाज रखने की कोशिश में थे। अच्छा भाई, अब कल मुलाकात होगी। दोनों शेरदिल जवानों ने हाथ हिलाए और ये चा वो चा। सवेरे सवेरे पहलवान के थड़े पर बड़ी रौनक थी। दोनों जवान अभी अभी पहुँचे थे। जवादी को पराठा खाना था और अशबील उसकी हिम्मत बढ़ाने और पहलवान उसके चेलों के मुताबिक उसे उठाकर ले जाने के लिए साथ आया था। क्यों, क्या तुम पराठे में जहर मिला रहे हो? जवादी ने आंखें टेढ़ी करके पूछा। और नहीं जी, तुम कुकिंग ऑयल खाने वाले देसी घी की खुशबू से भी थुड़क जाते हो। पहलवान साहब बड़ी बड़ी खौफनाक मूंछों तले दिल खोल कर हंसे। लीजिए, गर्मा गर्म पराठा उतरा, सूंधी सूंधी खुशबू चहार सू फैल गई। आज भी सर्दी तो थी कि मौसम ही सर्दी का था,
मगर यहाँ मौजूद इतने लोगों में सिर्फ जवाद था जिसने जैकेट पहन रखी थी और एक मोटा सा मफलर भी गले के गिर्द लपेट रखा था। खाना शुरू करने से पहले उसने मफलर को गले से उतारकर शानों पर डाल लिया और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने का आगाज़ किया। उफ, इतना गरम! पहला नवाला मुंह में लेते ही एतराज़ हुआ। तवे को जलती आग पर रखा जाता है बाऊ, और जलती आग पर जो चीज़ पकाई जाएगी वो गर्म ही होगी। पहलवान को ये एतराज़ सख्त काबिल एतराज़ लगा। चबा चबा कर वजाहत की। मिर्चें भी ज़्यादा हैं, उसने सी करते हुए ऐलान किया। देखिए भाइयों, आप ही इंसाफ से काम लीजिए। पहलवान साहब ने खुद ऐलान किया है, जो पराठा खाएगा उसे इनाम से नवाजेंगे। अब जबकि एक जीदार ने ये चैलेंज कबूल कर लिया है तो पैसे जाने के ख्याल से इनका दिल बैठा जा रहा है। तेज़ मिर्च इसलिए डाली गई है ताकि ये शेरदिल नौजवान खा ना सके और इनके पैसे बच जाएं। चुप कर जाओ, मुंह तोड़ दूंगा। पहलवान साहब जलाल में आ गए। देखा, आपने ताकत के मुजाहरे पर तुल गए हैं। आप क्यों नहीं कहते इनसे ऐसी डंडी मारेंगे तो आप इनकी दुकान से दूध दही लेना बंद कर देंगे कि बेईमानी को कोई बेईमान ही पसंद करता है। अशबील जवाद के सामने खड़ा तकरीर के अंदाज में लोगों को उकसा रहा था। पहलवान समेत सबकी तवज्जो उससे हटकर अशबील की जानिब थी और जवाद साहब प्रोग्राम के मुताबिक बड़ी कामयाबी से 3 नवाले लेते, एक तेज़ी से मुंह में 2 जैकेट की ज़रा सी खुली जिप से अंदर गिरा लेते। इसकी प्रैक्टिस मौसूफ कल सारा दिन करते रहे थे। ये नौजवान जिसने ये जानलेवा चैलेंज कबूल किया है, आप इसकी तरफ मत देखें। हजरात, उसे यकसुई से अपना काम करने दें। मेरी बात सुने, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। सच कहता हूँ, पहलवान साहब के सर की कसम खाकर कहता हूँ। ये हसीन नौजवान बड़ा दुखी है। अगले महीने इसकी बहन की शादी है और इसके पास जहेज़ के लिए पैसे नहीं हैं। ये चैलेंज इसने सिर्फ इसीलिए कबूल किया है। आप सब भी इसका साथ दें ताकि ये बहन की डोली बाइज्जत तरीके से उठा सके। वो बोलता जा रहा था, लोग पूरी तवज्जो से सुन रहे थे। अतराफ से बेनियाज जवाद साहब अपने काम में मसरूफ़ थे। हजरात, हमने ये तो देखा नहीं पहलवान साहब 5000 की रकम साथ लाए भी हैं या नहीं। ऐसा ना हो ये नौजवान पराठा खा खाकर अपना सत्यानाश कर ले और पहलवान मोहतरम बाद में मूंछों तले मुस्कुराकर ऐलान कर दें, 5000 तो मेरे अब्बे ने नहीं देखे, मेरे पास कहाँ से आ गए। हाँ हाँ, पहले 5000 तो दिखाओ। दुखी दास्तान सुनकर जज्बाती कौम जज्बात में आ गई थी। इस अरसे में जवाद साहब आधा पराठा ठिकाने लगा चुके थे। लो चैन नाल, आराम से अभी दिखाता हूँ 5000। कमाल है, इतने सालों से दुकान पर काम कर रहा हूँ, तुम सब मेरे गाहक हो और ये पता नहीं कहाँ से निकल आए तो तुम इनके साथी बन गए हो। शक करते हो मुझ पर, हालांकि मैंने तो कभी भी बेईमानी नहीं की। पहलवान ने गुस्से से लाल सुर्ख होने के दौरान 5000 का नोट निकालने के लिए अपनी बक्सी खोली। उसमें से 1000, 500 और 100 के नोट निकालकर सबके सामने गिनने लगा। देखा देखा, इरादा नहीं था इसलिए नोट नहीं लाकर रखा। ये तो कल शाम तक होने वाली बिक्री की रकम है जो पता नहीं क्यों इन्हें निकालना याद नहीं रही। शैतान के चेले इसीलिए नहीं निकाली थी, बस नहीं चल रहा था अशबील की गर्दन मरोड़ दें। उधर हजूम रकम गिनना अजाब कर रहा था कि हर कोई साथ गिनने की कोशिश में था। अभी 3000 तक के बड़े बड़े नोट ही जमा हुए थे। 100 वालों की वजह से इम्तिहान आ गया। वो 500 इकट्ठे करते एक तरफ से आवाज़ आती, मैंने खुद गिना है, अभी 400 हुआ है। हाँ हाँ, ये 400 हुआ है। और पहलवान साहब लाल बबूका चेहरे के साथ दोबारा गिनती शुरू कर देते। खुदा खुदा करके कोई आधे घंटे में 5000 पूरे हुए, जिन पर सब ने गवाही दी कि ये पूरे 5000 हैं, हम गिन चुके हैं। तब फिर सब जवाद की तरफ मतवज्जा हुए और ये देखकर पहलवान मुस्कुराए कि पराठे का तीसरा हिस्सा रह गया था। जवाद साहब अब बड़ी मुश्किल से खा रहे थे और पहलवान साहब जानते थे जब पराठा इतना रह जाता है तो खाने वाले की हिम्मत जवाब दे जाया करती है। इससे ज़्यादा किसी ने नहीं खाया। चूँकि जवाद पराठा जैकेट में मुंतकिल कर चुका था तो अब ये इतना सा खाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। सो बज़ाहिर बड़ी मुश्किल से लेकिन बड़े आराम से वो छोटे छोटे नवाले लेकर खा रहा था और हाज़रीन उसकी हिम्मत बंधा रहे थे। आखिर पूरे 40 मिनट लगाकर उसने ये पराठा तमाम किया। इधर वो खा खाकर बेहोश होने की अदाकारी करता गिरा तो उधर पहलवान साहब भी आंखों को हैरत अंगेज़ हद तक फैलाए हुए सर्दी में भी पसीना पसीना है। ये नहीं हो सकता, बेईमानी है। आज तक कोई ये पराठा पूरा नहीं खा सका। उनका ये कहना था कि खचाखच भरा थड़ा उनके खिलाफ नारों से गूंजने लगा। जवाद मियाँ भी होश में आ गए और इस बेईमानी पर आंखों में आंसू भरकर एहतजाज करने लगे, जबकि अशबील साहब उछल उछल कर हजूम को जोश दिला रहे थे। इससे पहले कि जोशीले नौजवान दुकान को आग लगाकर पहलवान का दिल हमेशा के लिए राख कर देते, उसने दिल ही दिल में 1000 गालियों से नवाजते हुए 5000 मुंह पर दे मारने वाले अंदाज में उनके हाथ पर रख दिए और दोनों फ़ौरन यहाँ से रवाना हुए। ज़िंदगी कितनी हसीन है, मौसम लाजवाब है, गुनगुनाने को जी चाहता है। हालांकि मैं गाता तो नहीं हूँ, मगर यूं ही जब हाथ जेब की तरफ जाता है तो। जवाद ने एक इश्तिहार की नकल उतारी।
यार जवादी, इतनी बड़ी रकम का हम करेंगे क्या? सच मेहनत की कमाई है, बर्बाद करते भी दिल डरता है। सिर्फ मेहनत यार, जान हथेली पर रखकर ये 5,000 पाए हैं। अगर सांड जैसे पहलवान को ज़रा भी शक हो जाता तो कल बिकने वाले पराठों में हमारा ही कीमा शामिल होना था। अच्छा वो पराठा तो निकालो, मैं भी टेस्ट करूँ कैसा है। पराठा तो लाजवाब है। जवाद ने जिप खोलकर पराठे के चंद नवाले उसके हवाले किए और बोला, बहुत हैवी है, मैं तो अब 2 7 अप पीऊँगा ताकि इन्हें खर्च करने के लिए ज़िंदा रह सकूँ। तकरीबन आधा ही खाया होगा कि 14 तबक रोशन होते महसूस होने लगे थे। वैसे मेरा ख्याल है पहलवान हमें तलाश ज़रूर करेगा। करने दो, ये उसका हक है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हो दोनों? सगीर अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। उन पर नज़र पड़ी तो बड़ी खुशदिली से मुस्कुराकर सलाम किया। तबर्रुक खाओगे? जवाद ने जैकेट में हाथ डाला। तबर्रुक और तुम लोगों के पास। वो अब खुल के हंसा। वे लोगों सुनो इसकी बातें। जवाद को इंतहाई सदमा हुआ। फिर चंद नवाले उसके हाथ पर रख दिए। किस मज़ार से लाए हो? उसने मुंह में डालते हुए पूछा। उन मज़ारों से जो बनते बनते रह गए। अशपील का जवाब उसे फ़लसफ़ियाना लगा था। दोबारा वजाहत करवाने की जुर्रत नहीं की। बोला, हैं तो बड़े मज़ेदार, मैंने ऐसा लजीज़ पराठा आज तक नहीं खाया। ये आम पराठे नहीं हैं कि जिस नाहंजार का जी चाहे खा ले। तुम्हें कहाँ से मिले? ख़ास चीज़ें ख़ास लोगों को ही मिला करती हैं। जवाद भाई, आपकी अम्मी ने मुझे कब से आपकी तलाश में दौड़ा रखा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? मोहल्ले के एक बच्चे ने रास्ता रोका। लोग काली बिल्ली की नहूसत का जिक्र करते हैं, मेरा दावा है वो तुमसे ज़्यादा हरगिज़ नहीं होती। जवादी ने मुंह बनाकर बच्चे को पीछे धकेला और अपने घर की जानिब चल पड़ा। हमारी तरफ कब आओगे? अशपील ने पूछा। वालदा मोहतरमा यकीनन किसी उलझन में गिरफ्तार होंगी जो याद किया है, उनकी उलझन सुलझा कर आता हूँ। घर पहुँचा गोया दिल की कली खिल गई। सामने शहर बानो नीलमा के साथ बैठी थी। भाई कहाँ चले गए? सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं किया। जाओ मेरे लिए 1 कप कड़क चाय बना कर लाओ। याद रखना ज़ोर कड़क पर है। और आप सुनाइए पड़ोसन साहिबा, घर में सब खैरियत है? अम्मा अब्बा बहन भाई सब कैसे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक रहती है ना? जी सब ठीक है। वो धीमी सी मुस्कुराहट को चादर में छुपाने की कोशिश करते हुए बोली। सब ठीक है तो इसमें इतना शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है कि मुँह ही छुपा लिया जाए। अब वो ज़ोर से हंस पड़ी, फिर घबराकर इधर उधर देखने लगी। करने क्या आई थी? कुकिंग ऑयल ख़त्म हो गया है, वही लेने आई थी। खाला जी ने बताया कि आपके यहाँ भी ख़त्म है। कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप आए तो 1 पैकेट ऑयल का ला दें। ओह, तो इसीलिए मेरी तलाश में प्राइवेट सुराग रसां रवाना किए गए थे। वैसे उन्हीं मौसूफ को पैसे पकड़ाए होते। वो मोहल्ले की दुकान भी बंद है, दूर से लाना पड़ेगा। रब्बा वो दिन कब मेरी ज़िंदगी में आएगा जब ज़रा सुकून होगा। तो इसमें हंसने की क्या बात है लड़की, सीरियस हो जाओ। ये बात बात पर दांत निकालने की नहीं है। ये लो पराठा खाओ। जैकेट से एक और पीस बरामद किया गया। फिर याद आया जीती हुई रकम भी अपने पास है, तो जेब में हाथ डालकर 100 और 2 20-20 के नोट निकाले। 100 का नोट वापस जेब में रख लिया और 20-20 के नोट उसकी जानिब बढ़ाए। क्या मैं ऑयल लेकर आऊँ? अरे नहीं, हाय हाय ये सादगी, इसे क्या समझूं लड़की, ये मेरी तरफ से है, रख लो। जब गली में गोलगप्पे वाला आए तो खा लेना। ना जी, अच्छा नहीं लगता। कमाल है, पहले तो तुम्हें ये बहुत पसंद है, फेवरेट हुआ करते तुम्हारे। मेरा मतलब है आपसे पैसे लेना अच्छा नहीं लगता। ओहो अच्छा, घबराओ नहीं, वो वक्त भी आ जाएगा जब मेरी वालदा मोहतरमा तुम्हारी नरम गुलाबी हथेली पर शगुन के रुपए रखेंगी। फ़िलहाल मुझे पड़ोसी समझकर ही रख लो कि एक पड़ोसी का भी दूसरे पर हक होता है। उसने शर्माते झिझकते रुपए रख लिए और शुक्रिया अदा किया। तू कब आया? अंदर से अम्मी जान ने एंट्री दी। अभी अभी आया हूँ और ये फरमा रही हैं वापस जाओ, ऑयल का पैकेट ला दो। हाँ घर में ऑयल ख़त्म है, तुम ज़रा जाकर 4-5 पैकेट इकट्ठे ले आओ। क्या आज ऑयल और आलू पकाने का इरादा है? जवादी मुझे ये बता, सुबह सुबह गधे के सर से सींग की तरह गायब किधर हो गया था? तेरे बाप का गुस्सा तो आसमानों को छू रहा था, अब जाकर अपने गरीब शागिर्दों पर निकाल रहे होंगे। हाँ वो ऐसे बेइंसाफ नहीं है, आकर तेरी खाल ही उतारेंगे। अशपील बता रहा था कि दादी अपनी किसी होती सोती की शादी में जाने के लिए ख़ानदानी वफ्द के साथ कबीर वाला जाना चाहती हैं। हाँ बुलाया तो तेरे अब्बा को भी था, मगर वो कहते हैं कि छुट्टी नहीं कर सकता। वो ना जाएंगे तो मैं भी नहीं जा सकती, इसीलिए तुझे साथ लेकर जाएंगे। अच्छा ये याद रखें सर्दी बहुत है, और मैं जो है आप मुझे निकर शर्ट पहनाकर ब्याह में शिरकत पर रवाना ना कर दें। मुझे अच्छे बल्कि बेहतरीन कपड़ों की ज़रूरत है। आहो कह देना अपने अब्बा जी से मुझसे क्या कह रहा है। चलिए पैसे पकड़ और ऑयल लेकर आ। अशपील घर में दाखिल हुआ। दादी और अम्मी को गहरी सोच में गुम पाया। क्या वो बॉन्ड निकल आया है जिसे पिछले दिनों आपने हमसाई के हाथ फ़रोख्त कर दिया था? कौन सा बॉन्ड? हमने तो नहीं खरीदा। दादी समझी नहीं। अम्मी ने घूर कर देखा और बोली,
कबीर वाले से बार बार फ़ोन आ रहे हैं, जल्दी आओ। और तुम्हारे अब्बा का भी फ़ोन आया है, उनके किसी दोस्त की फैमिली पेशावर से इधर लाहौर आ रही है, हमारे घर ही ठहरेगी। बड़ी बहू इसलिए नहीं जा सकती कि नज़र हुसैन की छुट्टियां नहीं, और शकीला के बगैर तो समझो मैं अधूरी हूँ। ये नहीं जाएगी तो मुझ बुढ़ी को तो कदम कदम मुश्किल पड़ेगी। घबराए नहीं, मैं और जवादी भी तो साथ होंगे। सबसे बड़ी घबराहट ही तुम लोगों की है। क्या मतलब, फिर हम नहीं जाते? एवं नहीं जाते, इतना सामान कौन उठाएगा? उफ, जुल्म, ज्यादती, बेमुरवती। अब अगर मैं मौका की मुनासबत से कोई गाना गाने की कोशिश करूँगा तो आपको उस पर भी एतराज़ होगा। हाँ, खबरदार मेरे सामने गाने की कोशिश भी ना करना। सच बताएं, क्या जवानी में दादा अब्बा आपके हसीन चेहरे से मुतासिर होकर गाना नहीं गाया करते थे? शर्म करो। और कहाँ है वो तेरा साया, अकेले फिर रहे हो? पता नहीं, मोहल्ले का बच्चा उसकी तलाश में कुएं में बांस डलवा रहा था। जो ही वो मिला दबोच कर रवाना हो गया और मैं अकेला इधर आ गया। सुबह सुबह जवाद की तरफ ही गए होगे तुम, नाश्ता उधर ही किया होगा। उनके पूछने पर उसे जवादी के पास रह जाने वाले पराठे के टुकड़े याद आ गए। हाय हाय, उसी के पास छोड़ आया। अब तक तो वो मोहल्ले वालों में बांट चुका होगा। क्या लज्जत थी, क्या खुशबू थी। और वो साथ ही रकम भी याद आ गई। उफ, कैसी नादानी हुई मुझसे। जवादी ने जैकेट उतार कर टाँक दी होगी। अगर नीलमा या ताया अब्बा हजूर ने चेक कर ली तो हाथ कुछ नहीं आएगा। दादी, मैं अभी आता हूँ। अभी आता हूँ नहीं, तो अभी आया है। खबरदार जब घर से बाहर निकला। सफ़र पर जाना है, 100 काम है। तो करें काम, आप तो हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। ये दुपट्टे रंगने को देकर आ और उससे कह देना मेरी दादी ने कहा है शाम तक मिल जाने चाहिए। और जब ये दुपट्टे मिल जाएंगे फिर पीको भी करवा लाना। और दर्जी को कपड़े दिए थे उनका भी पता कर, उससे कह कल दोपहर तक दे दे। सादा से तो सूट सिलवाने थे, उन्हें ही मुकम्मल करते उसके हाथ टूट रहे हैं। वाह, क्या इंसाफ है। अपने कपड़े सिलवा लिए, दुपट्टे रंग लिए, और जो पोते साथ जा रहे हैं उनके पास एक सूट भी इस जोगा नहीं है कि बारात की आमद पर जेबतन कर सके। बस कह दीजिएगा ये हमारे मुलाजिम हैं, सामान ढोने के लिए इन्हें साथ लाए हैं। वे ना जला कुड़ा कर पैसे ले लेना, बना लेना एक एक सूट। और मुझे ये भी पता है ऐसी कोई क़यामत नहीं टूटी हुई तुम लोग पर। अच्छे भले कपड़े हैं तुम्हारे पास। सलाम आपा। हमेशा की तरह ताज़ा अखबार हाथ में पकड़े, घर में भी पैंट, गरम स्वेटर, बूट, जुराबें कसे मामू इब्राहिम चले आए। नाना मामू सवेरे सवेरे उठकर जो इतनी तैयारी ख्वामखा करते हैं, कहीं जॉब ही कर लें ताकि अमला मुतासिर तो हुआ करे। यहाँ कौन बाज़ौक़ है दाद देने वाला। बस आदत सी हो गई है। और तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, मैं अपना स्कूल खोल रहा हूँ। इसमें मेरे लिए खुशखबरी कहाँ से आ गई? क्या आप मुझे दोबारा से क्लास 1 में बगैर एडमिशन फ़ीस के दाखिला देंगे और साल के साल बगैर एग्ज़ाम के अगली क्लास में चढ़ाते जाएंगे? अगर ऐसा इरादा है तो फिर वाकई शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश। बल्कि 2-1 गीत के बोल हैं। नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी, मुझे बख्श दी आपने ज़िंदगानी। एक कहाँ खोल रहे हो स्कूल? मैं तो कहती हूँ इब्राहिम, दफ़ा करो ख्वामखा की सरदर्दी। तुम्हें किस बात की कमी है? दादी मोहतरमा को अपने इस छोटे भाई की, जो उनके बड़े साहबजादे हेड मास्टर नज़र हुसैन के हम उम्र थे, बहुत फ़िक्र रहती थी। लाड प्यार में अब तक नन्हा कहकर मुखातिब कर जाती थी। आपा, कमी तो कोई नहीं है, अपनी दुकानों का किराया आता है। मगर ये जो मैंने इतनी तालीम हासिल की है, आखिर इसका फ़ायदा हमारी कौम को भी होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो वाकई तूने नेक काम का बेड़ा उठाया। कहाँ खोलोगे स्कूल? मेरा एक दोस्त है, उससे बात की है, उसके पास मकान है, उनमें से एक किराए पर मुझे देगा। किराए पर? फिर दोस्त तो ना कहें, दोस्ती के पर्दे में लिपटा मक्कार व्यापारी कहें। हर मौका पर तुम्हारा बोलना ज़रूरी नहीं होता अशबील। और कान खोल कर सुन लो, मेरे स्कूल में मैथ्स के टीचर तुम होगे और तमाम क्लासों को इंग्लिश वो बेहदायत जवाद पढ़ाएगा। ठीक है नाना मामू, ये कौन सी मुश्किल बात है। मगर पहले हम सैलरी तय कर लेंगे। ये ना हो पढ़ा पढ़ा कर थक जाएं, आखिर में आप 1000 रुपया हथेली पर रख कर हमें जीते जी मरने पर मजबूर कर दें। घर की बात है, मामू से तुम्हारे दोहरे रिश्ते हैं। ये तुम्हारे अब्बा के भी मामू हैं और मेरे भी मामू हैं, इनसे क्या लेन देन करोगे? अम्मी ने समझाया। नहीं नहीं, मैं इन्हें मुनासिब तनख्वाह ज़रूर दूंगा, बल्कि जो जो हमारे कारोबार में इजाफा होगा तनख्वाह भी बढ़ती जाएगी। ठीक है नाना मामू, मैं जवादी से मशवरा करने के बाद ही आपको इस सिलसिले में कुछ जवाब दे सकूँगा। आहो, जवादी से बड़ा अक्लमंद तो ज़माने में कोई पैदा ही नहीं हुआ। दादी को ये जवाब पसंद नहीं आया, मगर वो अकेले फ़ैसला कर नहीं सकता था। आज तक ना ये हुआ था जो अब होता। बाजार का चक्कर लगाकर जल्दी आ, ऐसा ना हो कि काम ही ना हो बाकी रह जाए। वो ये सुनकर निकल गया। सूरज की किरणें आंगन में फैली हुई थी। सर्दी में ये नरम धूप बड़ी अच्छी लग रही थी। जवादी भी धूप में चारपाई डाले जैकेट समेत तराश था। क्या हुआ, पहलवान की बद्दुआ तो नहीं लग गई? अशबील ने जाते ही जायज़ा लिया। नहीं, मैं बद्दुआ परूफ हूँ, वरना कब का कैं हो चुका होता। और तुझे चैन नहीं, घंटा पहले जुदा हुए हैं फिर चला आया। कहीं उस रकम की कशिश तो नहीं खींच लाई?
सिर्फ कशिश ही नहीं, फिक्र भी थी। तुम्हें जैकेट जेबतन फरमाए देख कर जान में जान आई है, वरना सोच कर डर रहा था ऐसा ना हो जैकेट हंसपे आदत लापरवाही से इधर उधर फेंक दो और मेहनत और जहानत की कमाई गारत हो जाए। वो जब मैं घर में दाखिल हुआ तो रूह अफ़ज़ा राहत जहाँ आई बैठी थी। मैंने सोचा खाली खुली मोहब्बतों का दावा ही करता आ रहा हूँ, प्यार की एक निशानी भी बेचारी को नहीं दी। बस यही सोचकर 50 का नोट इनायत कर दिया। मुस्कुराई, शर्माई, बेहद खुशी हुई इस अजीम तोहफे को पाकर। फिटे मुंह, हद होती है कंजूसी की। तुमने मेरी भी नाक कटवा दी। अरे देना ही था तो 50 की बजाय 500 देते। बस बस, ऐसा भी रईस नहीं हो गया मैं। और गरीब महबूबा का यही तो फ़ायदा है। उसकी माँ ने कभी 10 के नोट की झलक उसे नहीं दिखाई कि जिसे नोट देखकर उसके अंधे हो जाने का खदशा हो। 50 देखकर तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही थी। अब तुम्हारी जेब माहाना अच्छा खासा कमाती है, उसे तुम 500 भी दोगे तो इतनी खुशी नहीं होगी जितनी मेरी भोली मासूम 50 को देखकर हुई है। क्या ख्याल है महकमा तालीम के आला अफसरान के नाम भेजूं एक चिट्ठी कि मुसम्मा ज़ेबुन्निसा बिनते खालिद अहमद बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के बजाय उल्टे रास्तों पर लगा रही हैं, उसकी फ़ौरन छुट्टी की जाए। रहम कर उसके छोटे छोटे बहन भाइयों पर। आशिक है आशिकी रह, फाफा कुटनी ना बन। अच्छा, अगर आराम फरमा लिया है तो उठ जाओ, ज़रा अनारकली तक चलते हैं। हाँ भाई, आज तो जेब में पैसे हैं, अनारकली अंगूर कली सब घूम कर आएंगे। चलो चलते हैं। जवाद ये सुनकर उठ खड़ा हुआ। सामान तैयार था, कबीर वाला दूर नहीं था, मगर दादी की दूर अंदेशी को क्या कहा जाए। साथ ले जाने के लिए कबाब, सूजी का हलवा और पराठा बनवा लिए थे। दादी सलाद भी ले लेना था। हर वेले का मखौल। और मैं बता दूं, वहाँ जाकर इंसान बन के रहना, वरना वापस आकर वो हशर करवाऊंगी कि सारी उम्र याद करोगे। दादी, अब भला ज़माने में इंसान और इंसानियत कहाँ रह गई है? अशबील ने अफसोस से सर हिलाया। ज़माने में रही है या नहीं, मगर तुम में ज़रूर होनी चाहिए, वरना मेरी नाक कटवाने की कोशिश की तो लिहाज नहीं करूँगी। बिरादरी का मामला है, एक बार थू थू हो गई तो समझो फिर ये दाग कभी नहीं धुलेगा। और हाँ, एक बात तो भूल ही गई, वहाँ किसी को ये नहीं बताना कि तुम दोनों वेले निकम्मे हो। अच्छा, ये नहीं बताना? दोनों ने बड़ी हैरत का इजहार किया। हाँ, जैसे बड़े फ़ख्र की बात है ना, शर्म करो, लानती ना हो तो। कोई पूछे तो कह देना इब्राहिम का अपना स्कूल है और हम भी उनके साथ मिलकर स्कूल चला रहे हैं। जी हाँ, मिलजुल कर वो स्कूल चल रहा है। नाना मामू प्रिंसिपल और टीचर और हम उनके स्टूडेंट। जवादी जैसे सारी बात समझ गया। आपा, आप इनसे सर ना खपाएं, मैं रास्ते में सब समझा दूंगा। नाना मामू बड़े हशाश बशाश दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर जवानी की बहुत सी यादें ताज़ा होंगी। कोई फुप्पी की नूरे नज़र, कोई खाला की जाने जिगर। चुप करो, फजूल बकवास। नाना मामू झींप से गए और जवादी शिबली के कंधे पर हाथ मारकर ज़ोर से हंस पड़ा। बस के अड्डे पर हस्बे मामूल बड़ी रौनक थी। मुसाफिरों का रश और सोने पर सुहागा, फ़कीरों की रौनक। वे अम्मा, वे माई, सफ़र पर जा रही है, कुछ देती जा। सफ़र पर जाते हुए कुछ लेकर जाते हैं, देकर नहीं जाते। अशबील ने जवान सी मांगने वाली को समझाया। चल खैर, ले ही जा। उसने आँख मारी। ला फिर दे। अशबील ने उसके कशकोल से रकम उठानी चाही। हाँ, वे खैरात ले रहा है, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, अल्लाह तुम्हारा सफ़र आसान करे। एक और आ गई। यार पता करो, ये बस कहीं दूसरी दुनिया को तो नहीं जा रही जहाँ सारे हमारे सफ़र के लिए इतने फ़िक्रमंद हैं। वाकई यार, ऐसा लगता है हम हिसाब किताब देने जा रहे हैं। बाऊ, घड़ी तो बड़ी सोहनी है। उसने जवादी का बाजू पकड़ना चाहा, इसलिए कि सोने बाजू पर बंधी है। चल रास्ता पकड़ अपना, यहाँ से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे जा कहाँ रहे हो? वो शायद इस वक्त धंधे के मूड में ही नहीं थी। तुम लोग कहाँ भेजना चाह रहे हो? हमने कहाँ भेजना है, एक सिगरेट ही पिला दे। सारी रात आंख नहीं झपकी, अब बंद हो रही है। मैंने कहा था सांप की तरह आंखें फाड़े बैठी रहो, झपक लेनी थी आंख। वे जवादी, वे शिबली, हर जगह कोई ना कोई मिल ही जाता है, और कोई नहीं तो इन फ़कीरनियों को ही सहेलियाँ बनाकर बैठ गए। शर्म करो, हया करो। दादी पुकार रही थी। ये अम्मा तो बड़ी जीदार है, मजाल है जो इन मांगने वालियों पर असर हुआ हो। सिर्फ जीदार ही नहीं, मालदार भी है। 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं इसके बंगले पर। ये तो सिर्फ एडवेंचर के लिए आज बस पर सफ़र करने निकली है। चल वे रहन दे, हमने भी दुनिया देख रखी है, घाट घाट का पानी पिया है। हमसे मत्था ना ले, पछताएगा। पछताना हमने नहीं सीखा, बाकी तुम नहीं मानती ना सही, मगर हमें चैलेंज ना करना। तुम दोनों ने बस में बैठना है या यहीं इनके साथ बैठकर नया कारोबार करना है? अब के नाना मामू गुस्से में आए थे। उन्हें फ़कीरनियों को खुदा हाफिज़ कहना पड़ा। वापस दादी के करीब आकर जवादी बोला, दादी वो भी इंसान है और उनके भी दिल टूटे हुए हैं। अगर हमने 2 घड़ी उनसे प्यार से बात कर ली तो क्या हो गया? दिल टूटे हुए हैं, प्यार से बात कर ली, इतनी ही हमदर्दी हो रही है तो निकाह पढ़ा लो उनसे। अच्छा है, कमाने वाली मिल जाएगी। तुम वेलो निकम्मों को। ध्यान से, अब हम नाना मामू के स्कूल में जॉब कर रहे हैं। उनके याद दिलाने पर दादी को चुप होना पड़ा।
नई नकोर लश्कारे मारती बस, जिसकी बैग पर परों वाले शेर की तस्वीर थी और उसकी दीवारों पर भी ऐसी कई शाहकार तस्वीरें और उम्दा ज़ौक़ रखने वाले पेंटर साहब के ज़ौक़ की अक्कासी करने वाले अशार दर्ज थे। कबीर वाला जा रही थी, अभी खाली थी, इसलिए हस्ब मंशा सीटें हासिल करने में दुश्वारी पेश नहीं आई। यूं भी खूबरू नक्शक से तैयार और पढ़े लिखे दिखाई देने वाले स्मार्ट नौजवान, पढ़ा लिखा बारोब चेहरे वाला अधेड़ उम्र मगर मजबूत काठी वाला साहब और अम्मा भी कीमती कपड़े पहने हुए, पर हर शय पर नागवारी से नज़र डालती हुई। ऐसे लोग अब कहाँ बसों में सफ़र करते हैं, पता नहीं ये इधर क्यों आ निकले थे। गंडेरियाँ पेड़े खिड़की के पास ऐलान हुआ। जवादी उधर ही बैठा था, झट मुंह बाहर निकाला और बोला, 20 रुपये के पेड़े दे दो। पेड़े नहीं साहब, गंडेरियाँ हैं, दे दूँ? फिर पेड़ों का नाम लेकर काहे को मेरा जी ललचाते हो? गंडेरियाँ खाकर मैंने क्या मक्खियों की बारात लेकर कबीर वाले जाना है? शरबत दिल बहार सिर्फ 2 रुपये में। एक और आकर चिल्लाने लगा, बिल्ली पीना है? इतना कसीर सरमाया तो है हमारे पास। जवादी पूछ रहा था। नहीं यार, वो कह तो रहा है दिल बहार के लिए है, तुम काम का प्रोग्राम ना बनाओ। इतने में उनसे कितनी देर बातें मठारने वाली फ़कीरनी चली आई और एक गिलास शरबत लेकर यहीं खिड़की के सामने खड़े होकर पीने लगी। जवादी ने उसे देखा तो बोली, इस गिलास के पैसे दे देना। क्यों, मेरी कमेटी निकली है? तोबा तोबा, कोई हद है कंजूसी की, 2 रुपये नहीं दे सकते? जाओ निकलो यहाँ से, दे दूँगा 2 रुपये। नाना मामू को होने वाली बहस का अंदेशा था, इसीलिए बोल उठे। तुम ना भी कहते फिर भी देने तो तुम ही लोगों को पड़ते। उसने मज़े से कहकर गिलास मुँह को लगाया। बस ज़रा सी देर में ही खचाखच भर गई। अब जवादी ने आने वाले मुसाफिरों के हुलियों पर निगाह की तो चौंके। क्या पढ़े लिखे महज़िब लोगों ने सफ़र करना छोड़ दिया है? बस के सफ़र का जुनून उनके दिमाग में नहीं है, वरना सफ़र तो वो भी करते हैं। अगली सीट पर बैठे शिबली ने मुंह पीछे करके जवाब दिया, वो अम्मा जी थोड़ी उधर हो जाओ, मेरे बच्चे को जगह दे दो। उनके बराबर बैठी रेशमी बुरके वाली, जिसने नकाब उलट रखा था और जिसका बुरका लगता था जिस्म पर रखकर सिलाई लगाई गई है, बोली, किधर हो जाऊं, कोई जगह नज़र आ रही है? दिल मिलाकर जवाब दिया। अच्छा फिर गोदी में इसे बिठा लो। एक अपनी गोदी में था, दूसरे के लिए वो उनसे दरख्वास्त कर रही थी। दादी ने बच्चे की जानिब देखा। मैं इसे गोद में बिठा लूँ? वो बिदकी। हाँ है, बच्चा ही तो है। वो उधर बकरियों के साथ बिठा दो, अपनों में जाकर ये भी खुश होगा। ये बहस सुनकर अशबील फिर मतवज्जा हुआ था और शायद ज़िंदगी में पहली बार दादी को पोते की किसी बात पर इख्तलाफ के बजाय हंसी आई थी और अस्पात में सर भी हिला था। न तुम कौन मैं खामखा, औरत ने तंजिया जुमला कसा। मैं इन मोहतरमा खातून का पोता हूँ, अब तो एतराज़ बाकी नहीं रहा होगा। तुम ही इसे गोद में बिठा लो। अगर आप इसका सर मुंह धोकर कपड़े साफ पहना कर लाई होती तो मुझे कोई एतराज़ ना होता। लो, तुम तो ज़ाती मामलात पर उतर आए हो, हम किसी जंज के साथ थोड़ी जा रहे हैं जो बच्चे मांझ कूच कर निकलती। नहीं बिठाना तो ना सही। ए सुनो जी, ये काके को अपनी गोदी में बिठा लो जी, मैं तो बेमुरव्वतों में घिरी बैठी हूँ। पीछे को मुंह करके हाँक लगाए। सफ़ेद अकड़े हुए सूट वाले ने अस्बात में सर हिलाया। तब वो बच्चे से बोली, जा शाबाश, अपने अब्बे की गोदी में बैठ जा। मैं तो चाह रही थी उनके कपड़ों की इस्त्री ना ख़राब हो, पर यह दुनिया है बेमुरव्वत, कोई किसी के काम नहीं आता। जवादी शिबली ने एक दूसरे को देखा और अस्बात में सर हिला दिए। अभी बस शहर से निकलने भी ना पाई थी कि फिर रुक गई और मुसाफिरों की एक नई खेप के साथ साथ मूंगफली रेवड़ियों वाले भी सवार हो गए। मुसाफिर तो शायद इसी हसीन लम्हे के इंतज़ार में थे। आओ देखा ना ताओ, झट ये सौगातें खरीद डाली। अब हर तरफ से रेवड़ियाँ चबाने और मूंगफलियाँ खोलने की आवाज़ें आ रही थीं। दादी ज़रा पैसे तो देना, हम भी मूंगफली खरीदेंगे। जवादी की फरमाइश की देर थी, वो उसी पर सारा गुस्सा उंडेलने लगी। क्या हुआ? वो हैरत से उन्हें देख रहा था। क्या हुआ? अब भी पूछ रहा है क्या हुआ? यहाँ से वहाँ तक सारी बस कूड़े का ढेर बन गई, तुझे नज़र नहीं आ रहा? अब तो बन ही गई है, वो मिनमिनाया। खबरदार, खामोश होकर बैठ वे। अशबील, पानी पिला मुझे, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है मेरा। ओहो आपा जान, खामखा टेंशन ना लें, सफ़र को एंजॉय करने की कोशिश करें। शिबली के बराबर बैठे नाना मामू ने मशवरा दिया। एंजॉय करूं इन छिलकों को, बकरियों को, या इस बू में बसी बराबर बैठी जनानी को? हाँ है अम्मा, वे अम्मा तेरे बुढ़ापे का ख्याल है, वरना वो सुनाती कि मरते दम तक याद करती। आए बड़े खुशबू में वसे, खाना ख़राब हो, ऐसे ही नाजुक मिजाज हो तो ना बैठते बस पर। चुप करो नामुराद खातून, तुम्हें पता नहीं है किससे मुखातिब हो। दादी तो इस चीखती चिल्लाती औरत को देखकर दुबक सी गई थी, मगर उनके पोते कहाँ चुप बैठने वाले थे। ना किससे मुखातिब हूँ, ये क्या गवर्नर लगी हुई है? गवर्नर क्या चीज़ है इसके सामने, बिल्कुल इसी मूंगफली के छिलके की तरह है गवर्नर। जवादी ने यह कहते हुए उसके हाथ से मूंगफली ले ली। और ये जो दानों भरी मूंगफलियाँ तुम कचर कचर खा रही हो ना, अशबील ने उसके लिफाफे से मुट्ठी भरते हुए बात जारी रखी, इसकी एक फूंक से ये हवा में तहलील हो सकती हैं। अच्छा, औरत कुछ मुतासिर हो गई, फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली,
जिन पीर साहब की बैत मैंने की है उनसे बढ़कर करामत वाला कोई नहीं हो सकता। वो कौन से पीर नाहंजार हैं, नाम तो बताओ। अशपील मचला। चुप करो तुम दोनों, क्या बकवास शुरू कर दी है। और जवादी, इधर आ, मेरे से सीट तब्दील कर ले, मैं इधर नहीं बैठ सकती। लो अम्मा जी, ऐसी भी क्या नाराज़ी, सफ़र में तो ये सब चलता है। लो भला, अगर ऐसा ना हो तो सफ़र कैसे कटे। अब खातून ने हाथ पकड़कर बिठाना चाहा मगर दादी नाक तक भर चुकी थीं। जवादी आकर उनकी सीट पर बैठ गया। पहले तो झुककर उसकी झोली में सोए मुन्ने को प्यार से थपथपाया और फिर बोला, आपा कहाँ जा रही हैं इतनी सर्दी में? क्या घर का आराम आपको पसंद नहीं? पसंद क्यों नहीं, पर इनका अब्बा पुट्ठी मत वाला, चढ़ आया माँ का प्यार, बस जी आओ देखा ना ताओ, चलो जी अम्मा जी से मिलने चलते हैं। जैसे अम्मा जी का तो चल चलाओ का वेला है ना, अब ना देखा तो फिर सारी उम्र वैन पाते गुजर जाएगी। अच्छा तो ससुराल जा रही हैं आप? बेतकल्लुफ़ी से मूंगफली के लिफाफे में हाथ डाला। वो भी ससुराली किस्से सुनाने में मगर कुछ महसूस ही नहीं किया। सास की बेइंसाफियाँ, डाइनों जैसी नंदों की मक्कारियाँ, ससुर का जुल्म, जेठ का सितम, क्या ना था उस कहानी में। वो बोलती रही, ये सुनता और खाता रहा, यहाँ तक कि लिफाफा खाली हो गया। मगर तब तक वो एक तजर्बाकार खरांट राजदार सहेली की तरह ऐसे ऐसे उम्दा मशवरों से नवाज चुका था कि अगर वो लड़की होता तो खातून गले लगाकर फिर मुंह चूम कर ही छोड़ती। ऐसवारी जे काके दा प्यो उन सब की ऐसी तैसी ना करके आई तो मेरा नाम भी परवीन शहजादी नहीं। पढ़े लिखे होने का यही तो फ़ायदा, कैसे सोने में तोलने के लायक मशवरे दिए हैं मुझे। खातून का स्टाफ आया तो तशक्कुर भरी नज़रों से जवाद को देखती हुई बस से उतर गई। अश्लील बातें ना बनाया कर, पहले ही मेरा जी बड़ा बुरा हो रहा है। ख्वामखा बस पर आ गई। आगे फिर शादी वाला घर, वहाँ भला आराम कहाँ होगा। दादी ने उसकी बकबक सुनकर कहा, हम आपके साथ हैं, फ़िक्र ना करें, जैसा आराम चाहेंगी मुहैया कर देंगे। तुम नहीं जानते बिरादरी वालों को, मुनव्वर की माँ यानी मेरे मामे की बेटी बड़ी ही चंडाल औरत है, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। तो दफ़ा करें, क्यों आ गई आप ऐसी औरत के बुलावे पर? ज़ुबान दुरुस्त कर, रिश्ते में तेरी दादी ही लगती है और माँ की तरफ से नानी बनती है। आप प्लीज़ मुझे उन मोहतरम दादी नानी की आदत और फ़ज़ाइल के बारे में बताइए। आंखों में एकदम से अकीदत की लहर उभरी। क्या बताऊं, वालदैन की इकलौती लाडली थी, हथेली का छाला बनाकर रखा था। जितना माँ बाप चाहते थे उतना ही दादा दादी भी लाड करते थे। इसी तरह लाडों में पढ़ कर जवान हुई। तब मैं और ये शौकत जहाँ एक ही शहर में रहते थे। कहने को तो मेरी और शकीला की माँ की हम उम्र ही थी, मगर हम दोनों बहनों की एक दिन नहीं बनी। उसके साथ मिजाज ही ऐसा तीखा, लहजा ही ऐसा काटदार हुआ करता था। शकीला की माँ, मेरी मरहुमा बहन यानी तेरी नानी, वो तो शकीला ही की तरह बड़ी भले मानस सादा सी थी, मगर मैं भला आती थी किसी के नखरे के नीचे। फिर इसकी शादी हुई तो पूरी ससुराल को नचा डाला। शोहर ने मुनासिब समझा कि अलग घर कर ले, वरना ये औरत रोज़ कोई ना कोई फसाद खड़ा करती रहेगी। हाँ, शौकत का मियाँ ही भला मानस था और तुम्हारे दादा की तरफ से भी उससे कुछ रिश्तेदारी निकलती थी, इसलिए हाल अहवाल का पता चलता रहता था और कुछ मिलना जुलना भी रखना पड़ता था। और उसका बेटा मुनव्वर, जिसकी लड़की की शादी पर हम जा रहे हैं, वो भी पूरा बाप पर पड़ा है, भला मानस, शरीफ नफ्स। उसी के इसरार पर तो मैं शादी में शिरकत के लिए तैयार हो गई, वरना शौकत को मैं क्या समझती हूँ। बात कहाँ से शुरू हुई थी मगर कहाँ जा पहुँची। मुनव्वर साहब के घर का एड्रेस नाना मामू इब्राहिम को मालूम था। बकौल उनके वो पिछले साल यहाँ आए थे। खासी कुशादा गली थी जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और उसमें पहला जहाज़ी साइज़ गेट जिस पर सितारे बने थे और सितारे की हर शुआ में मुख्तलिफ कलर का पेंट करके घर के हर फर्द की पसंद का एहतराम किया गया था। मुनव्वर चचा का घर था। गेट खुला था। आगे आगे इब्राहिम साहब, उनसे पीछे दादी, और फिर सामान उठाए ये दोनों दाखिल हुए। आगे सिर्फ चंद फुट का सहन था जो कि गेट खुलते ही सारे का सारा नज़र में आ समाता था। सहन इतना छोटा था कि इस गुफ्तगू के दौरान बरामदे समेत पार हो चुका था और अब एक खातून, जो पता नहीं कौन थी, बड़ी मोहब्बत से दादी और नाना मामू को सलाम करने के बाद सामने वाले कमरे में ले आई थी। यहाँ दीवारों पर गहरे सब्ज रंग का पेंट किया गया था। फर्श पर दरी बिछी हुई थी जिस पर लोग दराज और नीम दराज कुछ खाने और कुछ पीने और कुछ सिर्फ केलोले के लिए तशरीफ़ रखते थे। उन्हें देखकर सभी उठ खड़े हुए। शोर सा मच गया। दादी से मिलने के बाद सबने उन दोनों के बारे में पूछा और ये जानकर के पोते हैं, एक ही बात कही, जवान हो गए हैं। तौबा, थका कर रख दिया सफ़र ने। दादी ये कहते हुए बैठने के लिए जगह की तलाश में नज़र दौड़ाने लगी। आप पहले अम्मा जी से तो मिल लें खाला जी। उसी खातून ने जो उन्हें कमरे तक लाई थी, ना भी लाती तो ये आसानी से खुद ही आ जाते, भटकने का तो सवाल ही नहीं था। हाँ हाँ, किधर है शौकत? दादी ने बेजारी छुपाते हुए इधर उधर देखकर सवाल किया। वो तो अपने कमरे में है। खातून मुस्कुराई और दादी का हाथ पकड़कर चल पड़ी। आ जाओ, तुम भी सलाम कर लो, दादी ने उन दोनों से कहा। वो भी साथ हो लिए। उस कमरे के बराबर और उससे काफ़ी छोटा मगर साफ़ सुथरा कमरा था। डबल बेड पर शौकत जहाँ विराजमान थी,
कदमों में एक खातून फर्शी दरी पर बैठी उनके अक़वाल से मुस्तफ़ीद हो रही थी। अम्मा देखिए तो लाहौर से खाला फ़ातिमा आई हैं। साथ आने वाली ने दाखिल होते ही मतवज्जा करना चाहा था। अच्छा आ गई फ़ातिमा, मैंने तो अब उम्मीद ही छोड़ दी थी। अजीब नाराज़ सा जताता हुआ सा अंदाज़ था जिसे दोनों लड़के नोट किए बिना नहीं रह सके। उम्मीद ही छोड़ दी थी, क्या जंज बूहे पे आ गई है? दादी के जवाब ने दोनों को खुश कर दिया। तुम करीबी रिश्तेदार हो, तुम्हें तो आकर सारी तैयारी करवानी चाहिए थी, पर कहाँ जी, कौन किसी के लिए इतना करता है। तैयारी का क्या है, वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, 2 दिन में ही कर लें। अशबील को उनका अंदाज बोलने पर मजबूर कर गया। ये कौन है? निहायत नागवारी से उसे सुनने के बाद सवाल हुआ। पोते हैं मेरे। दादी इतना कहकर खुद ही थके हुए अंदाज में पलंग के एक कोने पर बैठ गईं। दादी आप ठीक होकर बैठे। जवादी ने झट आगे बढ़कर तकिया उनके लिए सेट किया और पैर ऊपर करके बैठने में मदद भी की। बड़े फरमाबरदार हैं। शौकत जहाँ इस मुजाहरे पर जल सी गई। अच्छा तो आ गई फूफी फ़ातिमा, सच्ची बड़ा इंतज़ार था। इकट्ठी 3-4 ख़वातीन ने कमरे में हल्ला बोला। बाहर बाहर चलो मेरे कमरे में, जमघटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब ये बाहर आएंगी सब मिल लेना। शौकत जहाँ के बारे में जो कुछ सुना आते ही सब सच साबित हो रहा था। उनके कहने की देर थी, सब खिसियाकर बाहर निकल गई। शोर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, शुरू से ही आदत नहीं है, फिर इनके गंदे पैर मेरे कमरे की दरी भी ख़राब कर देंगी। दरी की धुलाई कौन सी मुश्किल होती है जी, अगर कारपेट होता तो दूसरी बात थी। जवाद ने यह कहते हुए कुर्सी संभाल ली। तुम दोनों इधर किधर बैठ गए हो, जाओ बाहर जाकर सब लोगों में बैठो। तुम्हारी दादी ने तो कबीर वाला ऐसा छोड़ा पलट कर नहीं देखा। तुम कहाँ इन रिश्तेदारों से वाकिफ़ होगे। ए शौकत, अब कबीर वाला की भी क्या कहती हो। मेरे भाई बहन सब लाहौर में, ससुराल मेरा पिंडी में, तो मैं क्या इन्हें लेकर इधर आती। दूर के रिश्तेदारों से तो यूं ही शादी ब्याहों पर ही मेल मिलाप हुआ करता है। लड़कों के रिश्ते नहीं किए। उन्होंने गहरी नज़र से दोनों को बारी बारी देखा। लो अभी इनकी उम्रें ही क्या हैं, पढ़ाइयाँ कर कर के थक गए मेरे बच्चे। अब चंद साल सुकून का सांस भी ना लेने दूँ और डाल दूँ ब्याह के चक्करों में। ये जुल्म मुझसे नहीं होता। तुम दुनिया से अनोखी निराली दादी हो और वो इनकी माएँ, उन्हें भी कोई चाह नहीं है। जब वक्त आएगा चाह भी पूरे कर लेंगे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ये नन्हे काके हों, इनके साथ के हमारे तो 2-2 बच्चों के बाप भी बन गए। मुबारक हो, मिठाई तो खिलवाइए। दोनों ने दिली मुबारकबाद पेश की। मिठाई बहुत, शादी वाला घर है, जो भी आता है कुछ ना कुछ लेकर ही आता है। शाम को खा लेना मिठाई। वे लड़कों, इब्राहिम किधर रह गया है? इब्राहिम भी आया है, कमाल है भाई। अच्छा, पता नहीं शौकत जहाँ को खुशी का इजहार करना किसी ने सिखाया नहीं था या उनकी आदत थी हर बात तंजिया अंदाज में करने की। आया है, वो भी थक गया है। जाओ अशबिल बुलाकर लाओ उसे। आहो, उम्र भी तो काफ़ी हो गई है, तुमने भी बहन होने का हक अदा नहीं किया। अपने मुंडे ब्याह दिए, दादी भी बन गई, वो बेचारा कंवारा ही रह गया। दादी जानती थी शौकत जहाँ को सारे किस्से का पता है, बस आदत से मजबूर ये बात कह रही हैं, इसलिए चुप रही। मगर ये अंदाज़ा हो गया यहाँ से वापसी पर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में लाने के लिए उनके डॉक्टर को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। कि माचिस की डिबिया जितने कमरे बनाने की आखिर क्या तुक हो सकती है। जवादी इस वक्त अशबील के बराबर फर्श पर बिछे बिस्तर पर दराज था और ज़रा से कमरे में उनके अलावा और भी बहुत से मेहमान दराज या नीम दराज थे और सभी दोपहर का खाना खाने के बाद रेस्ट के इरादे से लेटे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। तकरीबन सभी उनके हम उम्र या 2-4 साल के फ़र्क से थे और उनके लिबास और सूरत से जलकर उन्होंने उनके खिलाफ खामखा ही महाज सा कायम कर लिया था। रास्ते में खा लेने की वजह से खाना कम खाया, उस पर उन्हीं जवानों ने आवाज़ें कसे। कैसे शहरी हैं ना, इतना तो हम चखने में ही खा लेते हैं। ख़ास ये बात उस वक्त ज़ोर देकर कही जाती जब कोई लड़की सालन का डोंगा पकड़ाने या गर्म रोटियां देने कमरे में आती। दोनों ने बड़ी मासूमियत से ये सारे तबसरे सुने और मुँह से कुछ नहीं कहा। 4 दिन हो गए हमें यहाँ आए हुए, अम्मा ख्वामखा इतने रोज़ पहले ले आईं। इसने तो मेरी जुदाई में रो रो कर हाल ख़राब कर लिया होगा। वो जो गर्दन अकड़ाए आंखों के डेले चारों तरफ घुमा घुमा कर किसी का जिक्र कर रहा था, ये दोनों उसके नाम से नावाकिफ़ थे, मगर ये ज़रूर जान गए थे असल में ये किस्सा इस वक्त सिर्फ उन्हें ही सुनाया जा रहा है। आहो, तेरी पड़ोस में तो रहती है, रोज़ाना तेरे घर आकर पता करती होगी। यकीनन ये उसका कोई जिगरी यार था जो हाँ में हाँ मिला रहा था। गलत फहमी है आप लोगों की, इन 4 दिनों में उसने कोई बेहतर ढूंढ लिया होगा। जवादी ने करवट बदलकर बड़े आराम से कहा था और अशबील ने ज़ोर शोर से असबात में सर हिलाते हुए मज़ीद तबसरा किया। जी हाँ, ऐसी लड़कियाँ बैक वक्त कई लड़कों को उल्लू बनाने की सलाहियत रखती हैं, बशर्त ये कि लड़के उल्लू बनने को तैयार हों। अब सब तो तैयार नहीं ना होते, कुछ हम जैसे काइयाँ भी तो होते हैं, उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाले। वो ऐसी नहीं है। हज़रत का मुँह महबूबा के इस अंदाज से जिक्र पर और अपनी बेइज्जती पर सुर्ख हो गया। जवाब में दोनों ने कहकहा लगाकर हाथ पर हाथ मारा और जवादी बोला, वही केस नंबर 11। जी बिल्कुल, और इसका इलाज महबूबा के वालिद की जूतियाँ, वालदा के कोसने और भाई की चपेड़ और धमकियाँ। देखो देखो, तुम अभी बच्चे हो इसलिए लिहाज कर रहा हूँ। उसने उंगली उठाई।
जी नहीं, अपनी सेहत को देखते हुए आपको लिहाज करना पड़ रहा है। दोनों की मुस्कुराहट जैसे चेहरे से चिपक कर रह गई थी। लाड साहब हो गए तो अपने घर में, हम नहीं किसी से मुतासिर होते। उन्होंने खुद ही फ़र्ज़ कर लिया था कि दोनों लाड साहब हैं। सिवाय हसीन लड़कियों के, अभी जब एक कज़न साहिबा खाना रख रही थी, वो आप ही थे जो बार बार उन्हें इस तकलीफ़ से बचाने के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहे थे। अशबील ने याद दिलाई और जवादी बोला, यार अब ऐसे भी भांडे ना फोड़ो। जब मैं किचन में पानी पीने गया तो वो लड़की इनकी नकल उतार कर हंस हंस कर दूसरियों को बता रही थी और बाकी सब बड़े ज़ोक़ो शौक़ से सुन और तबसरे फरमा रही थी। तुम दोनों करते क्या हो? लड़कों ने देखा ये दबने वाले नहीं दबाने वाले हैं और उनकी कायदाना सलाहियतें मुतासिर कुन हैं, तो उनकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। बस वही हज़रत और उनके जिगरी दोस्त अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर बैठे रहे। ये पूछो ब्रादर, हम क्या नहीं करते? वैसे भी बड़े शहरों में सिर्फ एक बिज़नेस से काम नहीं चलता, बहुत कुछ करना पड़ता है। कितनी आमदन हो जाती है। ये साहब यकीनन कारोबारी ज़हनियत के मालिक थे। कभी हिसाब ही नहीं रखा। बेनियाज़ाना जवाब आया और इस जवाब ने सबको मुतासिर किया। चाय पीने को दिल चाह रहा है। यहाँ चाय किस वक्त मिलती है? शिबली ने पूछा। चाय तो सिर्फ सुबह के नाश्ते के बाद ही मिलती है। असल में इतने लोग हैं, महंगाई का ज़माना है, घर वाले जैसे तैसे सबको पूरा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त किचन खाली ही होगा। मैं अपने लिए तो एक प्याली बना ही लाऊं। एक मेरे लिए भी, जवादी ने फरमाइश की। अशबील उठकर किचन में चला आया, जहाँ इस वक्त धोने वाले बर्तनों का ढेर इबरतनाक मंजर पेश कर रहा था। चाय की पत्ती, चीनी, दूध की तलाश में ही आधा घंटा लग गया। आप इधर, एक तो शीज़ा चली आई। क्यों, ये रास्ता खाना ख़राब को जाता है? वो क्या होता है? और फिर ये तो अमीरों के चौचले होंगे, हमारे घर में तो सीधे सीधे कमरे हैं। अगर रास्ता दे तो मैं यहाँ से निकलूँ, कमरे में जाकर चाय पी लूँ? हाँ हाँ ज़रूर। आहा हाय, इजाज़त देते हुए हैरतनुमा चीख मार दी। क्या हुआ अब? शिबली बदमज़ा हुआ। ये कब? उसकी आंखें फैल सी गईं। क्या ये अछूतों के लिए है? उसने झट स्लेब पर रख दिया। नहीं, ये दादी का है, उन्होंने अपने बर्तन अलग कर रखे हैं। बहुत अच्छे कीमती बर्तन में खाना पसंद करती हैं वो। अभी इस कप को देख लें, इसके साथ का कोई दूसरा हमारे घर में आपको दिखाई नहीं देगा। वो तो अपने कमरे में है, मैं इधर वाले कमरे में चुपके से पी लूँगा। वो सारा वक्त अपने कमरे में थोड़ा ही बैठी रहती हैं और फिर उनके नवासे नवासियाँ तो ज़रूर ही शिकायत लगा देंगे। शामत हम माँ बेटियों की आ जाएगी। मैं दूसरा कप धो देती हूँ। एक नहीं, 2 चाहिए। अच्छा जी, 2 ही धो देती हूँ। वो बर्तनों के ढेर से कप तलाश करने लगी। एक निकाला, वो अशबील को पसंद नहीं आया। अब फिर तलाश जारी थी। वे इधर क्या हो रहा है इस टाइम? आवाज़ ऐसी थी कि लड़की उछली। शिबली तेज़ी से पलटा और हाथ कप से टकराया। अगले लम्हे मार्बल का सफ़ेद कप और चाय फर्श पर और शौकत जहाँ की आंखें माथे पर। तुम्हें पता है ये मेरा कप था, इसमें चाय क्यों डाल कर दी? वो लड़की पर गरज रही थी और बरसने को भी तैयार दिखाई देती थी। चाय इसने नहीं बनाई, मैंने खुद बनाई है और इस कप में उंडेली थी। जी हाँ, मैं तो इन्हें दूसरा कप धोकर देने के लिए इधर आई हुई थी। तो शीज़ा मिनमिनाई। ना मैं पूछती हूँ तुम लोगों की हडहरामियाँ कब ख़त्म होंगी? मेहमान खुद बावर्ची खाने में घुसे जो जी चाहता है पकाते फिरते हैं। तुम लोगों को होश ही नहीं। गुस्सा उस पर था, बरस लड़की पर रही थी और यकीनन उनका घर वालों पर बहुत रौब था, जबकि लड़की की शक्ल देखने लायक हो रही थी। कहाँ है तेरी माँ? बुला ज़रा उसे, मैं उसकी तो खबर लूँ। ओहो, छोड़ें बिना आंटी दादी। आप देखिए, अगर मैंने आपके कप में पी लिया तो क्या हुआ? कोई अछूत थोड़ी हैं आप। और मेरा ख्याल है आपको कोई ख़तरनाक बीमारी भी नहीं लगी हुई। अशबील की सोच का यह अंदाज़ मज़ीद गुस्सा दिला गया और यह गुस्सा भी सारे का सारा लड़की पर उतरा। इतनी देर में वो दूसरे कप में बकिया चाय डालकर होंठों से लगाने के बाद दाद के अंदाज में सर हिला चुका था और घर के हर कोने खुदरे से मेहमान भी किचन के सामने जमा हो चुके थे। क्या हुआ नानी जी? एक साहिबा जो जेवरात से लदी फंदी शौक से कपड़ों में मलबूस अभी अभी आई थी, हजूम को चीरती सीधी शौकत जहाँ तक पहुँची थी। कहाँ थी नुच्छी? तू देख तो इस नामुराद को मेरा कप तुड़वा डाला। हाँ हाय, टूट गया? इतना प्यारा था। बड़े मसनूई से अंदाज में अफसोस किया और बड़े प्यार से कलाई में डाली सोने की चूड़ियों पर हाथ फेरने लगी। अम्मा अपने कमरे में चलें, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। शौकत जहाँ से मिलती जुलती शक्ल वाली ये यकीनन उनकी दुख्तरे नेक अख्तर थी। एक सर्द सी निगाह अशबील पर और कहर में डूबी उसी दोशीज़ा पर डाली थी। क्या हुआ? यह हंगामा सा ए खुदा क्या है? जवाद साहब उस वक्त तशरीफ़ लाए जब सारे मेहमान और मेज़बान इकट्ठे हो चुके थे। देखो तो कुछ भी नहीं, सोचो तो कख भी नहीं। अशबील ने चाय का सिप लेते हुए इत्मीनान से जवाब दिया। कब टूट गया है अम्मा जी का? उनसे मिलती जुलती शक्ल वाली खातून ने इत्तला दी। अच्छा, तो सारी कप की है। लो, कप ना हुआ सब हो गया। कि इधर उसका मुखड़ा बिल में से निकला, इधर दुनिया वाले दुहाई देने लगे। वे बेहद आए तो चलो कमरे में। दादी को शौकत जहाँ के चेहरे के जाविये शर्मिंदा कर रहे थे और गुस्सा भी दिला रहे थे कि आखिर अशबील मेहमान था इस घर में। कब टूट गया तो क्या हुआ? मगर वो शौकत जहाँ ही क्या जो मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त कर जाए। हाँ, जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सब लोगों की निगाह मेरी चाय पर है।
एवें रात को पेट में मरोड़ उठ गए तो यहाँ कोई डॉक्टर भी पता नहीं मिलना है कि नहीं। वो दोनों कमरे में आए, पीछे ही खलकत भी चली आई। वैसे टूटा कैसे ये कप? वही जेवरात से लदी फंदी बेपरवासी बाजीजान सिर्फ मज़ा लेने को पूछ रही थी। अशबील ने हाथ में पकड़े कप को देखा, चाय ख़त्म हो चुकी थी। ठा करके फर्श पर दे मारा और बोला, ऐसे? हाँ हाय, एक और नुकसान। बाजीजान की हंसी रुकने में नहीं आ रही थी। क्या ये भी बहुत अहम था? इसमें भी घर के किसी अहम फ़र्द की जान कैद थी। वे नहीं, वे घर का और कोई फ़र्द इतना अहम नहीं है, पर तुमने विचारों का नुकसान कर दिया। आप कौन होती हैं, तारुफ तो करवाएं। उनकी बेतकल्लुफ़ी और मिजाज की शोखी को तोलती नज़रों से देखते अशबील ने सवाल किया। लो, मुझे नहीं जानता। मैं नुच्ची हूँ, नाम मेरा नुसरत परवीन था, अब नुसरत मोहम्मद असलम भट्ट है। शादी हो गई है ना मेरी मोहम्मद असलम भट्ट के साथ, दुबई में होते हैं। ये सारा जेवर जो मैंने पहन रखा है खालिस सोने का है, दुबई से बनवा कर भेजा है उन्होंने। मोहम्मद असलम भट्ट साहब की पसंद हर मामले में ही लाजवाब है। शिबली ने जेवर के फजूल डिज़ाइन और मिसिज़ असलम भट्ट को देखते हुए ख्यालात का इजहार किया। हाँ तो क्यों ना हो, पसंद भी लाजवाब। अल्लाह ने पैसा भी खूब दिया है हमें। अब इस शादी के लिए ही मैं अटैची भर के कपड़ों का लाई हूँ। दिन में 2-2 3-3 जोड़े तब्दील करती हूँ। हाँ भाई, तकदीर के चक्कर है तो ये दीन मोहम्मद की बेटी सारा ख़ानदान जानता है। दीन मोहम्मद के घर दिन में सिर्फ एक बार चूल्हा जलाने की गुंजाइश होती थी। साल में ईदों पर ही इन लड़कियों को नए कपड़े नसीब होते थे। वो तो दीन मोहम्मद की बहन को तरस आ गया, अपने अच्छे भले कमाऊ लड़के के लिए भतीजी का रिश्ता डाल दिया और इनके भी दिन फिर गए। पता नहीं ये साहिबा कौन थी जिनसे बाजी नुच्छी की शोखी और शोबाजी बर्दाश्त नहीं हुई, और वो सच जो बाकी सब तो जानते थे उनके सामने भी उगल दिया। जिस पर मिसेज़ नुसरत मोहम्मद असलम भट्ट साहिबा शदीद गुस्से में आ गई और गला फाड़कर उनके माजी के अवराक पलटने लगी। कमरे में वो शोर हुआ कि लगता था छत उड़ जाएगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर सर झटक कर अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए।